रेडियो नोएडा लोक मंच 91.2 एफएम पर मैं विनोद शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हम ला रहे हैं खास सीरीज नोएडा 2021। यह सीरीज उन लोगों के लिए समर्पित है जिन्होंने नोएडा को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नोएडा 45 वर्ष का होने जा रहा है। 17 अप्रैल नोएडा का स्थापना दिवस है। नोएडा को बनाने में जिन लोगों ने जमीनी स्तर पर काम किया, उनमें उद्योगपति या उद्यमी एक महत्वपूर्ण कड़ी है, क्योंकि नोएडा एक औद्योगिक शहर है। और जब नोएडा 1976 में बस रहा था, तो जो उद्योग उस समय आए, उन्होंने ही नोएडा में उद्योगों की नींव रखी। ऐसे उद्यमियों में एक उद्यमी शरणजीत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्टूडियो में। मैं शरणजीत जी का अपने रेडियो नोएडा लोक मंच 91.2 एफएम पर स्वागत करता हूं। शरणजीत जी नमस्कार। नमस्कार विनोद जी, धन्यवाद। अब नोएडा का 45 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इतिहास को जब पलट कर देखते हैं, शुरू में आपने नोएडा का नाम पहली बार कब सुना और उस समय आप क्या कर रहे थे? बहुत ही पुरानी बात हो गई जी। मैंने 1975 में 1975 में जी मैंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से जी इंजीनियरिंग की डिग्री करने के बाद में जी तो मन में एक जज्बा था उस वक्त। और ये नौकरियों की उस वक्त काफी कमी थी, जॉब्स मार्केट अच्छी नहीं थी जी। तो उस वक्त ये सरकार की तरफ से भी और एक हम लोगों के यूथ में भी एक हलचल थी कि हम नौकरी ढूंढने की बजाय क्यों ना अपना उद्योग लगाएं, जिससे हम अपने लिए तो नौकरी अर्जित करेंगे ही, हमारे साथ कुछ और लोगों की भी नौकरी इसके अंदर, उनको भी रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे जी। तो एक जुनून था, फायर इन दी बेली, आप जो भी इसको बोले जी कि भाई अपनी फैक्ट्री लगानी है और ऐसी लगानी है जो अपने तरह की, मतलब एक जिसमें कुछ नयापन हो। जी जी जी। तो उसके लिए मैंने, अब इंजीनियरिंग तो थी लेकिन बिजनेस, कॉमर्स, फाइनेंस, इससे ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं थी जी जी। तो उस वक्त DSIDC, दिल्ली स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की तरफ से जी एक दिल्ली में एंटरप्रेन्योर्स कोर्स चलाया जाता, इसमें एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग दी जाती थी जी जी ग्रेजुएट इंजीनियर्स को जी। तो मैंने वो 3 महीने का कोर्स वहाँ किया और उसके बाद मुझे आशा थी कि मेरे को दिल्ली में इंडस्ट्री लगाने के लिए कोई जगह मिल जाएगी। लेकिन दिल्ली में जगह मिलना बहुत मुश्किल सा काम लग रहा था। तो तभी 1976 में मुझे पता चला जी कि दिल्ली से स्मॉल इंडस्ट्रीज को शिफ्ट करने के लिए जी एक नया एरिया डेवलप हो रहा है जिसका नाम नोएडा है, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। जैसे नाम ही बताता है जी जी। कि ये ओखला से आगे यमुना के दूसरी तरफ न्यू ओखला था। ये इसका नामकरण इसका इस प्रकार से हुआ जी। तो मैंने इसके बारे में जानकारी प्राप्त की जी। और इनका ऑफिस था नोएडा का सबसे पहले जनपद के ऊपर जी। तो जनपद से, और यहाँ जगह देखनी थी तो केवल एक मिनी बस चलती थी वहां से नोएडा चिल्ला रेगुलेटर तक, जो हर 2 घंटे में एक बार चलती। अच्छा। हाँ जी हाँ जी। तो वहां से लेके यहाँ आए तो यहाँ तो कोई चाय की दुकान भी नहीं थी। मतलब इतना एकदम चिल्ला रेगुलेटर के ऊपर खड़े होके जी। तो नीचे का पूरा नोएडा का लैंडस्केप दिखता था, इसमें चंद कुछ शेड जो थे वो बनाए हुए थे नोएडा ने जी। और इधर बन रहे थे, बल्कि यूं कहना चाहिए जी। और इधर चिल्ला रेगुलेटर के ऊपर ही यमुना के पुश्ते पे नोएडा अथॉरिटी का साइट ऑफिस था। हाँ हाँ। तो वहां से जी बड़ी ये छोटी सी सड़क थी यमुना के पुश्ते में जी। मतलब अगर 2 बड़ी गाड़ियां आमने सामने आ जाए तो ब्लॉक हो जाएगा। जी जी जी। वहां से ये चलते हुए हम 6 सेक्टर जहां नोएडा अथॉरिटी का ऑफिस बनना शुरू हुआ था जी जी। तो वहां पे आके जी हमने पता किया तो हमें, जबकि दिल्ली में जब हमने लैंड के लिए और फाइनेंस के लिए जब पता किया दिल्ली गवर्नमेंट से, DSIDC से, दिल्ली फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से, डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्री से, तो हमें वहां पे मतलब कोई वेलकम नहीं मिला। मतलब इस बात से हमें ऐसा नहीं लगा कि चलो एक यंग लड़का आया है, क्योंकि उस वक्त मेरी 23 साल उम्र थी। तो 23 साल का एक लड़का आया है, फैक्ट्री लगाना चाहता है, जज्बा है इसके अंदर, तो इसको हम किस तरीके से एनकरेज करें। जी जी। वो हिस्ट्री मांगते थे, आपका पहले क्या काम है, आपने पहले क्या एक्सपीरियंस है, तो वो सब दिक्कतें थी। लेकिन जब मैं नोएडा के ऑफिसेज में आया, नोएडा अथॉरिटी के ऑफिस में गया
जी। और उसके बाद में दिल्ली फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का यूपी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का ऑफिस था कनॉट प्लेस में ही, जी। तो दूसरी बिल्डिंग में, तो दोनों जगह गया तो मुझे बहुत स्वागत मिला, एक वेलकम मिला, एक एनकरेजमेंट मिली। उन्होंने कहा कि आइए लगाइए हमारे यहाँ उद्योग। तो आके देखा, तो जब साइट पे आके देखा तो आंखों में ना था, कुछ कर गुजरने की एक ख्वाहिश भी थी, जज्बा भी था। तो बस लग गए, शुरू हो गए। फाइनेंस भी मिला यूपी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से बिना ज्यादा दिक्कत के, और बैंक भी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से वर्किंग कैपिटल लोन भी मिला। कुछ थोड़ी सी पूंजी अपने पिताजी से 1 लाख रुपया लेके हमने शुरू किया, जी जी, जो मेरा सीड कैपिटल था। तो वहां मैंने 210 स्क्वायर मीटर के 2 शेड जी सेक्टर 6 में, जी जी, जहाँ नोएडा अथॉरिटी का ऑफिस है वहीं के सामने लेके, जी, तो मैंने उसमें अपना प्लांट खुद अपने हाथों से बनाना शुरू किया। जी जी, मैं ग्लास का काम करता हूँ, जी जी, तो हिंदुस्तान में टफन्ड ग्लास बनाने का पहला प्लांट मैंने अपने हाथों से बनाया। इससे पहले इम्पोर्टेड होती थी मशीन। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर जी। और उसमें आप ये समझिए कि ड्राइंग बोर्ड से लेके और उसकी वेल्डिंग और सब काम मेरे खुद अपने हाथों से किया। मेरे पास केवल एक वेल्डर और एक हेल्पर था। अच्छा। तो ये जब हमने चालू किया तो मेरी उम्र इतनी कम थी, अभी दाढ़ी भी पूरी नहीं आई थी। तो जब मैं माल बेचने के लिए मार्केट में गया जी, तो मेरे को बच्चा समझ के आगे कर देते थे कि मतलब उनको यकीन नहीं आता था एक यंग लड़का भी वो काम कर सकता है जो यहाँ पे मल्टीनेशनल्स कर रही है जी। तो वो सब एक दौर आया जिसमें फिर आगे तो बहुत मुश्किलें भी आई। मुश्किलें ये आई जी कि नोएडा कोई मार्केट नहीं थी। नोएडा, हमने ये सोचा था कि दिल्ली की जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का क्लस्टर है जी, वो कुछ यहाँ शिफ्ट होगा, कुछ यहाँ नई इंडस्ट्री लगेगी, तो ये एक इंडस्ट्रियल एरिया बन जाएगा बड़ा खूबसूरत और काफी जिसमें एक्टिविटी होगी जी। लेकिन यहाँ ना तो मार्केट थी रॉ मटेरियल के लिए, ना अपना माल बना के बेचने के लिए। तो हमें रॉ मटेरियल के लिए दिल्ली से उसको लाना पड़ता था और बना हुआ माल भी दिल्ली बेचना पड़ता था। तो उसमें हमने अचानक देखा कि ये तो पूरी जो फाइनेंशियल इक्वेशन थी या इकोनॉमिक्स थी वो खराब हो गई, क्योंकि दिल्ली जाने में 4% उस वक्त जीएसटी लगता था। फिर दिल्ली जाने के लिए ऑक्ट्रॉय अब जो माल बनाते थे और जो दिल्ली से रॉ मटेरियल लाए उसके ऊपर 4%। तो उसके बीच में यहाँ पे हमने देखा कि वही चीज अगर मैं दिल्ली में बनाता हूँ और वही चीज मैं अगर नोएडा में बनाता हूँ तो यहाँ उसकी लागत जो है वो 12 से 14% ज्यादा आती है। इस बात को हमने सरकार के सामने रखा, गवर्नमेंट के सामने, अथॉरिटी के सामने भी। उसके बाद में विश्वनाथ प्रताप सिंह उन दिनों प्रधान वो चीफ मिनिस्टर बने, तो उन्होंने एक उद्योग बंधु का स्टार्ट किया, तो उसमें जाके हमने अपनी बात को रखा। जी जी। उन्होंने हमारी बात को समझा और बड़े आराम से उन्होंने जी। उस वक्त के जो डीआई थे, बाद में वो नोएडा के चेयरमैन बने, ब्रिजेंद्र सहाय जी को जी एक की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया, जिसमें 2 एंटरप्रेन्योर, 2 नोएडा अथॉरिटी के ऑफिसर और 2 डीआई के ऑफिसर जी जी मिलकर ये डिसाइड करेंगे कि कुछ आइटमों को एग्जाम्पल लेके कंपेयर करेंगे कि दिल्ली में कितनी लागत आती है, नोएडा में कितनी लागत आती है। उस कमेटी ने जब अपनी रिपोर्ट सबमिट की जी, तो सरकार को मानना पड़ा कि इसके लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा जी। तो फौरी तौर पर उन्होंने एक तो ऑक्ट्रॉय को माफ किया जी, फॉर्म 31 को हटा दिया। उसको यूपी में माल लाने के लिए भी एक बहुत न्यूसेंस थी फॉर्म 31 की, वो नोएडा को फ्री किया उससे। और उन्होंने जी इसके अलावा जो सेल्स टैक्स की एग्जम्पशन दे दी कि आपको अगर आज नई इंडस्ट्री लगाते हो तो आपको 10-11 साल के लिए सेल्स टैक्स नहीं देना, उससे छूट है। अच्छा 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 अच्छा। तो अचानक से नोएडा में इंडस्ट्रीज की बाढ़ आ गई। लेकिन ये 10 साल का पीरियड बड़ी समझदारी से एडमिनिस्ट्रेशन ने जी, नोएडा की एसोसिएशन ने, एनडीए ने और संस्थाओं ने मिलके इसमें बिल्डअप किया कि नोएडा को एक लॉन्ग टर्म मार्केट के रूप में क्रिएट किया जाए। और ये मार्केट तो तभी क्रिएट हो सकती थी जी अगर ये खाली इंडस्ट्रियल एरिया ना बन के एक इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप बने, जिसमें रिहायशी भी हो,
जिसमें रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, हर तरह की एक्टिविटी यहाँ पे होनी चाहिए। तो उसके लिए जो आगे प्रयास किए गए, सबने मिलके किया और प्रयास किए गए, लेकिन एक विजन क्लियर था। एक 10 साल का पीरियड मिला जिसमें आपको कुछ सब्सिडी मिली, कुछ एडवांटेज मिला, तो 10 साल में नोएडा जो था वो इस सिचुएशन में पहुंच गया कि अपने आप में एक मार्केट बन गई और जो देश की बाकी इकोनॉमी थी उसके साथ में इंटीग्रेट हो गई। तो उसके बाद कोई विशेष अंतर नहीं था ये प्रोडक्ट आप दिल्ली में बना रहे हो या नोएडा में बना रहे हो। जी 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 जी। तो ये सक्सेस का मतलब हमारी शहर का कह लीजिए, क्योंकि हमारे लिए तो ये मेरी कर्म भूमि भी थी और मेरे सपनों का नगर भी था। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ कि नोएडा एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन का गठन कैसे हुआ, क्योंकि उसकी गठन में आपकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, और वो हमारे श्रोताओं को बताइए कि जिसे आज एनईए के रूप में जाना जाता है, उसका गठन कैसे हुआ, कौन कौन लोग थे, किस तरीके से, बताइए जी। देखिए, नोएडा एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन नाम से एक एसोसिएशन उस वक्त ऑलरेडी बन चुकी थी। एक्चुअली यहाँ पे 2 एसोसिएशन थी छोटी छोटी। जी जी। लेकिन मेरा उससे संपर्क ऐसे हुआ कि उसमें इतना ग्रुपिज्म था और इतना आपस में लड़ाई झगड़ा था, और आम तौर पे क्योंकि राजनीति बहुत थी, और राजनीति का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो ये होता है भाई किसी तरीके नेतागिरी करके अपने स्वार्थ के लिए, कुछ अपने फायदे के लिए कुछ कर लो, प्लॉट अलॉट कर लो, ये मतलब कुछ एडवांटेजेस ले लो। तो मैंने देखा कि ये यहाँ पे काफी ग्रुपिज्म वगैरह था। तो ऐसी एक जनरल बॉडी मीटिंग के अंदर झगड़ा चल रहा था, तो मैंने खड़े होकर कहा कि हमें आपस में मिलजुल के एक प्रॉपर इलेक्शंस करके और एक डेमोक्रेटिक यहाँ पे सेटअप क्रिएट करना है। क्योंकि अगर कोई एसोसिएशन चल सकती है, चाहे वो इंडस्ट्रीज की हो चाहे कोई भी, ये चीजें बहुत जरूरी है कि आपका सेटअप डेमोक्रेटिक होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, जी जी जी, और उसमें अपना निहित स्वार्थ केवल नहीं होना चाहिए। जी 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 जी। आपकी सोच ये होनी चाहिए कि समाज के कल्याण में ही आपका कल्याण है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। समाज अगर पीछे रहे और आपका कल्याण हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। जी 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 जी। तो इस सोच को लेके जब मैंने वहाँ अपनी बात करके उनके बीच में एक सुलह कराई, इलेक्शंस के लिए राजी करवाया, तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि वो मेरे ऊपर ही आ गया कि आप जब इतना सब कुछ कर सकते हो तो प्रेसिडेंट भी आप ही बनो। तो मेरे लिए था भी, मैं अपनी इंडस्ट्री का, क्योंकि जब मैं अगर कोई ईमानदारी से काम करेगा तो अपने काम का तो नुकसान होगा ही ना, टाइम तो लिमिटेड होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए समय देना पड़ेगा। फिर भी मैंने जिम्मेवारी उठाई और मैं 3 बार लगातार एसोसिएशन का अध्यक्ष रहा। और तीनों बार जो मेरे वोट थे वो मेरे निकटतम प्रतिद्वंदी से डबल में ज्यादा थे। अच्छा। और हमेशा से वहां से लेके हमने फिर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उद्योग बंधु का मत विकसित किया। उसके बाद लोकल लेवल के ऊपर सारे ऑफिसर्स की हर महीने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी, बजाय इसके कि मैं अपनी जान पहचान के या अपने रसूख के या अपने रुतबे के जरिए कुछ लोगों का काम या कुछ मित्रों का काम करा दूं। मेरी अप्रोच ये रही कि मेरा काम भले हो या ना हो, लेकिन नीतियां ऐसी होनी चाहिए कि काम अपने आप हो। बिल्कुल सही बात, सही बात। नीतियों में एक मूलभूत परिवर्तन आया। एक छोटी सी बात है, सबसे बड़ा चैलेंज उन दिनों में एक नए यहाँ पे एसीओ आए, तो उनको पता चला 1985 में, उन्होंने तब मैं प्रधान नहीं था, 1984 में मेरी फैक्ट्री डैमेज हो गई थी, तो मैं कुछ टाइम थोड़ा इनएक्टिव रहा और एसोसिएशन में एक्टिव नहीं रहा। तो उन्होंने बुला के मेरे से पूछा कि आपका सिंगल मोस्ट पेन पॉइंट क्या है। तो मैंने कहा जी मुझे सबसे पहले यहाँ एक टेलीफोन दिलवा दो। अच्छा। मतलब आप ये सोचिए कि वहां उस वक्त टेलीफोन भी नहीं था। सहयोग की बात थी कि उनका पर्सनल जान पहचान सैम पिट्रोडा जी से थी, जो उस वक्त टेलीकॉम के एक नायक थे इंडिया के अंदर। एक ट्रांसफॉर्मेशन लाने की कोशिश कर रहे थे। तो पूरे हिंदुस्तान में पहला कंटेनराइज्ड एक्सचेंज
क्योंकि पहले टेलीफोन एक्सचेंज बनता था, बिल्डिंग बनती थी, इक्विपमेंट इंपोर्ट होता था, लगता था। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट पित्रोड़ा जी ने चालू किया था, कंटेनराइज्ड एक्सपोर्ट की। कंटेनर के अंदर लगा लगाया एक्सचेंज है, आके कनेक्ट करिए और चालू करिए। तो वो पहला एक्सचेंज जो था वो 2 एक्सचेंज नोएडा में लगे। अच्छा। जिससे कि हमें टेलीफोन मिला। उससे पहले हमें टेलीफोन करने के लिए जी दिन में 4-5 बार हम जाते थे। चिल्ला रेगुलेटर पे एक लाइन होती थी। अच्छा। हम अपने घर पे बात करके पूछते थे, हाँ जी किस किस कस्टमर का कोई क्वेरी आई, क्या आई, और उनको रिपोर्ट देते थे कि इसका फोन आए तो ये कह देना, वो कह देना। मतलब कम्युनिकेशन ही नहीं थी। और एक दफा जब टेलीफोन लाइन आई तो सारा कम्युनिकेशन खुल गया। फिर उसके बाद तो डाटा लाइन भी खुल गई और सब बाकी तो आपके सामने है जो बिल्कुल वहां से लेके हम वहां कहाँ पे शुरू हुए जी। तो मैं आपका ध्यान इंगित कर रहा हूँ। जहाँ पहुंचे हो तो सबको दिख रहा है। हाँ आपको भी दिख रहा है, मेरे को भी दिख रहा है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये बड़ी बात है जो आपने बताई कि ग्राउंड लेवल पे किस तरह काम हुआ। हाँ जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो उस समय आपने सोचा सपनों का शहर, उसमें ये सब चीजें होंगी इंडस्ट्री के लिए खास तौर पर। इतने दिन हो गए, 45 साल पूरे हो गए, आपको लगता है कि अभी इंडस्ट्री को लेकर अभी कुछ करने की जरूरत है सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को, नोएडा प्राधिकरण को, जो और बेहतरी हो इंडस्ट्री की? मैं आपको 2 बातें बताता हूँ जी। नोएडा का एक भाग्य भी अच्छा रहा और दुर्भाग्य भी रहा जी। यहाँ कोई लोकल गवर्नमेंट नहीं थी जी। ये ब्यूरोक्रेट्स ने ही रन किया हमेशा जी। और यहाँ का चेयरमैन है, यहाँ के ब्यूरोक्रेट का जी रुतबा वो था जैसे वो यहाँ का राजा है। जी जी जी। और जैसा कि किसी भी इस तरीके के सेटअप में काम होता है, अगर आपके भाग्य में आपको राजा अच्छा मिल गया तो काम अच्छा हो गया। जी जी जी। जिस वक्त राजा अच्छा नहीं मिला या उतना एक्टिव नहीं मिला, हाँ हाँ, तो उसके हिसाब से वो काम चलता रहा। जी जी जी। लेकिन इसमें जो दिक्कत थी वो थी लॉन्ग टर्म विजन की। जी जी। ये अच्छा भी हुआ कि लोकल गवर्नमेंट नहीं बनी, नहीं तो पता चलता कि यहाँ लोकल पॉलिटिशियंस हावी हो जाते और बाकी पॉलिटिकल सिस्टम जो बाकी शहरों में होता है वो यहाँ भी होता या बाकी स्टेट्स में होता है। जी जी जी। तो उससे तो हम बचे रहे जी। लेकिन इसके लिए एक जो नेगेटिव रहा वो ये रहा कि ज्यादातर क्योंकि ये ब्यूरोक्रेट्स आते थे, ये कुछ पीरियड के लिए आते थे, 3 साल की पोस्टिंग जाता था, 4-5 साल, इससे ज्यादा तो कोई रुकता नहीं था जी। तो इसका लॉन्ग टर्म विजन नहीं था अबाउट दिस सिटी। मैं आपको एक उदाहरण दूं, इसी उद्योग बंधु की मीटिंग में जब नोएडा के नए सेक्टर विकसित किए जा रहे थे, क्योंकि शुरू में तो बहुत गिने हुए 11-12 सेक्टर थे केवल। जी जी जी। तो जब ये नए सेक्टर विकसित किए जा रहे थे तो मैं 1984 की बात है और मैं पहली बार तब विदेश होके आया था। अब मेट्रो सिस्टम देखा मैंने तो मैंने कहा आज के 50 साल बाद आप यहाँ सड़कों को और बिल्डिंगों के नीचे से सुरंगें बना के मेट्रो को ले जाओगे। तो आज जबकि हमारी प्लानिंग हो रही है तो हम मेट्रो के लिए गली क्यों नहीं छोड़ देते सब जगह जहाँ सड़कें बना रहे हैं। मतलब कॉरिडोर बनाना चाहिए उनका, प्लानिंग में कॉरिडोर बनाना चाहिए प्लानिंग में। तो ये मैंने कहा भी आप मेट्रो के लिए और रेलवे के लिए जी आज आए नहीं आए कभी तो आएगा। जी बिल्कुल। तो आपको ताज्जुब होगा कि वो ब्यूरोक्रेट सारे हंसने लगे। अरे यहाँ कहा होगा। अच्छा। मैंने 50 साल बोल रहा था, वो 15 साल में हो गया। नहीं अच्छा है, मतलब आपका विजन विदेश से जो आप देख के आए और उसको यहाँ पे उनके सामने, अधिकारियों के सामने रखा, तो कहीं ना कहीं जो अंतर मन में जो बातें होती हैं कहीं ना कहीं कैच होती हैं और उसका असर होता है। ये बिल्कुल आपने मेट्रो में बता दिया, ये मेट्रो के जरिए। और अब तो एयरपोर्ट भी बनने जा रहा है आसपास में। हाँ मेरे लिए ये शहर जी मेरे लिए परमानेंट मेरा आवास था। मेरे को घर भी यही रहना था, मेरे बच्चे भी यहाँ होंगे। जी जी। मतलब सब कुछ यही था मेरे लिए, यही था। जी जी। लेकिन ब्यूरोक्रेट्स का विजन एक लिमिटेड होता है कि यार मुझे 3 साल जॉब करनी है, उसके बाद मैं अपने गाँव या जहाँ पे भी जाऊंगा या अगली पोस्टिंग पे जाऊंगा या क्या करूंगा। जी जी जी। तो लॉन्ग टर्म विजन नहीं था। तो वो लॉन्ग टर्म विजन में जी मैं वापस आता हूँ आपके उस प्रश्न पर कि एनईए का उसमें क्या महत्व रहा। जी जी जी। एनईए का सबसे बड़ा महत्व ये रहा जी कि हमने विजन क्रिएट किया। मार्केट होनी चाहिए, रेजिडेंसीज होने चाहिए,
एक टाइम था जब यहाँ से ज्यादातर लोग जब घर बन गए तो दिल्ली काम करने के लिए जाते थे, और जब दिल्ली में यहाँ की जो फैक्ट्रियां चलती थी दिल्ली से लोग यहाँ काम करने आते थे। बिल्कुल। सामान यहाँ वाले दिल्ली बेचने जाते थे और यहाँ के लोग सामान खरीदने दिल्ली जाते थे जी। वो एक विजन था कि अगर आप ऐसा एक इकोसिस्टम यहाँ क्रिएट करेंगे जिससे कि ये एक मार्केट, एक शहर की तरह जी उभर कर ऊपर आए, वो विजन का काम देने का मैं समझता हूँ सबसे महत्वपूर्ण काम जो है वो एनईए ने वो विजन क्रिएट करके उस विजन पे जहाँ जहाँ ला सके वहाँ वहाँ ब्यूरोक्रेसी को, गवर्नमेंट को, स्टेट, सेंट्रल सब जगह से लाके उनको उसके साथ अलाइन किया। जी जी। जब पहली बार ये दिल्ली से नोएडा जिला रेगुलेटर से और आगे पांडु नगर तक की सड़क को जब चौड़ा किया गया जी, तो यही एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी। बिल्कुल। जब यहाँ पहली बार एक खाने की कोई जगह नहीं थी, कोई कस्टमर आ जाए यार कहाँ ले जाएंगे, कोई अच्छी जगह नहीं थी, तो बजाय इसके कि उस टाइम माहौल ऐसा था कि हमने अथॉरिटी से बात करके रूलर्स को यहाँ इनवाइट करके बाई इन्विटेशन उनको कि आप यहाँ आइए, बोले यहाँ तो क्लाइंटेल नहीं मिलेगी। हमने कहा आपको क्लाइंटेल मिलेगी यहाँ पे, आप आइए हमारे रिस्क पे काम कीजिए। जी 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 जी। और तब हम सभी लोगों को फोन कर करके और मिलके ये कहते थे यार निरूलर्स खुला है, उसकी अगर बिक्री नहीं होगी तो बंद हो जाएगा, तो वहां जाके काफी आया करो कुछ। जी बहुत बढ़िया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए एक दृष्टि चाहिए, एक विजन चाहिए, और उस विजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरी गवर्नमेंट मशीनरी जब तक साथ ना हो वो नहीं हो सकता। ये तालमेल बिठाने का मेन का, ऐसा नहीं हमारा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ झगड़े भी हुए, आंदोलन भी हुआ, बातचीत भी हुई, आंदोलन भी हुआ, सुलह भी हुई जी, लेकिन हम हमेशा एक बात पर अड़े रहे कि जो सही है वो सही है। मेरे को अपने लिए बेनिफिट नहीं चाहिए, इस समाज का, इस शहर का कल्याण होना चाहिए। जी जी। तो उसमें मेरे ख्याल में हमारा सबसे ज्यादा जो सेटिस्फेक्शन है कि वी वर एबल टू डू समथिंग। एक सवाल है जो आम उद्यमी के मन में भी है कि जो फैसले लिए जाते हैं बोर्ड में, जो फैसले होते हैं, तो बोर्ड में नोएडा के उद्यमियों की भागीदारी हो, मेंबर्स उसमें बोर्ड में शामिल हों, इस बात से आप सहमत हैं? सहमत क्या जी, मेरी तो 1977 से डिमांड रही है। हाँ। तो ये तो मेरे सरकार मतलब गवर्नमेंट तक मतलब विश्वनाथ प्रताप जी हमारी सारी बातें मानी, पर ये बात नहीं मानी, पता नहीं क्यों। अच्छा। क्योंकि दबाव ब्यूरोक्रेसी से होता था, ब्यूरोक्रेसी आंसरेबल नहीं होना चाहती कभी। तो वो इसलिए शायद ये जो रेजिस्टेंस थी ये बोर्ड की तरफ से ही रही। हमने बोर्ड को भी रिप्रेजेंट किया, एक आध तो बोर्ड मीटिंग में हम जबरदस्ती घुसे और हमने अपनी बात की, मतलब जोर जबरदस्ती से भी कई दफा घुसना पड़ता था, लेकिन क्योंकि यंग थे, हॉट ब्लड भी था, लेकिन क्या था, सच्चाई साथ में थी। बिल्कुल। और हमने बहुत कोशिश की। ये एक काम ऐसा रहा जिसमें मैं समझता हूँ कि होना चाहिए था रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ ना केवल इंडस्ट्रीज से जी, बल्कि मैं समझता हूँ कि यहाँ इस शहर के हर वर्ग के कुछ एक मिनिमम, बेसिक मिनिमम रिप्रेजेंटेशन बोर्ड के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि बोर्ड जो भी नीतियां तय करे। जी जी जी। अभी हमारे पास सिर्फ ये साधन था कि उनको हम अपने मेमोरेंडम या हम अपनी चेयरमैन के थ्रू ही वहां पहुंचा सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल होना चाहिए इसके अंदर। मतलब जनता के फैसले अगर लिए जाएं तो उसमें जनता की राय अहमियत मिलनी चाहिए, उसको बिल्कुल होनी चाहिए इसमें। और इसमें दिक्कत क्या है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होनी चाहिए। जी 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 जी। बहुत अच्छा, आपने हमारे रेडियो 91.2 नोएडा लोक मंच को ये समय दिया, आपका इसके लिए बहुत बहुत आभार। धन्यवाद विनोद जी, धन्यवाद। थैंक यू सर। अभी आप सुन रहे थे नोएडा के जाने माने उद्योगपति शरणजीत जी, जो नोएडा के शुरुआती दौर से उन्होंने उद्योग लगाया, मतलब जिसको नीम की ईंट कहते हैं, ऐसे लोगों में शामिल हैं शरणजीत जी। 1975-76 से इंडस्ट्री उन्होंने लगाई और आज एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप के वो CMD हैं। और उन्होंने नोएडा से जुड़ी अपनी यादें आप लोगों के साथ शेयर की, कैसे संघर्ष किया, किस तरीके से वो फोन करने के लिए चिल्ला जाते थे। तो वो उस समय को याद करके वो
भावुक भी हुए और उन्होंने कहा कि मेरे जीवन का ये नोएडा शहर एक सपनों का शहर है और इसमें कुछ कमियां अगर हैं तो उसको भी आपके साथ शेयर किया। इस तरह के और लोगों को हम आपके साथ जोड़ते रहेंगे। आप सुनते रहिए रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM, आपकी अपनी आवाज। धन्यवाद।